अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद। आज फैसला हुआ है और चौथी किस्त केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई। लगातार पूरे देश की नजरें इसके ऊपर टिकी हुई थी। आज के जो ये तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए, जो फैसले और जो ऐलान हुए, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे इसको लेकर पहले लेना चाहूँगा, उसके बाद में अगला सवाल। पहली प्रतिक्रिया आप इस पूरे दिशा निर्देश और ऐलान को लेकर। देखिए, जिस तरह से आज घोषणाएं हुई, मुझे लगा कोई वेबिनार जैसा ऑर्गेनाइज किया गया हो, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स बैठे जिनको अपने पॉलिसी रिफॉर्म की न्यूएंसेस से रूबरू करवा रहे थे वित्त मंत्री। आप मुझे बताइए, कोविड क्राइसिस में जहाँ रिलीफ पैकेज की दरकार है और रिफॉर्म पैकेज देकर के हम कैसे जनता को राहत दे सकते हैं? तो ये बड़ी विडंबना है। अब ठीक है, माइनिंग सेक्टर में और कोल गैसिफिकेशन की बात हो रही है, एविएशन की, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, ये सारी चीजें आवश्यक है। और जिस तरह से एफडीआई को भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया डिफेंस में, तो ये तो उसके विरोधी है एक समय पर। तो ये सारी चीजें तो पॉलिसी मेजर्स हैं जो 2014 से पहले से भी विचार किए जा रहे थे, उनका एक्सटेंशन करके और कैसे रोजगार सृजन होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे कोविड क्राइसिस में राहत नहीं मिल सकती है। और पहले लोन पैकेज, अब रिफॉर्म पैकेज। तो सबसे बड़ी जरूरत आज जो है वो है इकोनॉमी के रिवाइवल की और जिंदगियों को बचाने की। इसमें बैलेंस करके और ये समझने की जरूरत है कि एक प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये हमारी आजीविका पर प्रहार करने वाला एक ऐसा पहला कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं है पहले कहीं कि कोई इकोनॉमिक फैक्टर हो किसी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के कारण इकोनॉमी को हार्म पहुंचा रहा हो। तो ये सारी परिस्थितियों को जानते हुए भी क्यों वित्त मंत्री इस तरह की बातें कर रही है, समझ नहीं आ रहा। 4 दिन से कहीं कोई पैसा उपलब्ध करवाने का या फिस्कल स्टिमुलस देने की बात नहीं हुई। आप जानते हैं 15 से 20 करोड़ लोग घरों में बेरोजगार बैठे, तो समझ नहीं आ रहा कि उनकी आजीविका कैसे सुनिश्चित होगी। तो इस सारी चीजों पर कोई विचार नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट की बात है उसमें हेल्थ सेक्टर को कई वरीयता नहीं दी गई। तो ना हमारी हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस किया गया, ना हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस किया जा रहा है। कोयला में एकाधिकार को लेकर सरकार का जो एकाधिकार है वो खत्म कर दिया गया है, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? किस चीज में? कोयला क्षेत्र के लिए सरकार का एकाधिकार जो है वो खत्म किया गया है। निजी क्षेत्र को और भी बहुत सारे बढ़ावे के लिए आज का ऐलान रहा। तो सरकार की तरफ से जो प्राकृतिक संसाधन सरकार के अंडर में थे, जो जिनके ऊपर सरकार का लगातार मॉनिटरिंग रही, तो उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने की कवायद के रूप में इसको देखा जा रहा है और इससे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार सृजन होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो इस समय आपदा आई है उससे वैश्विक तौर पर इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच कोई रख करके काम कराए किसी भी देश में, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस समय हर देश ये सोच रहा है कैसे अपने लोगों के जीवन को बचाया जाए, कैसे आजीविका को। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। हम भी चाहते हैं रिफॉर्म्स हो और रिफॉर्म्स इस तरह से जिससे जनता लाभान्वित हो। देश आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक नारा देने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनता है। आप बजट की पॉलिसीज को, पॉलिसी रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करोगे और जनता सोचेगी कि उसको सारे संसाधन मिल गए, उसको जीवन बचाने के संसाधन मिल गए, आजीविका बचाने के। ये चीजें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाइए, आप एविएशन में इन्वेस्टमेंट लेके आइए, एफडीआई में आप 74% एफडीआई ले आइए डिफेंस में। ये चीजें रिफॉर्म्स का एक पार्ट एंड पार्सल है। हर सरकार करती है कुछ ना कुछ अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, निवेश को आमंत्रित करने के लिए। लेकिन आप इस समय तात्कालिक रूप से जनता को क्या राहत देंगे, इसकी दरकार थी। इससे इन चीजों पर चर्चा होती जब कभी बजट पास होता, कोई पॉलिसी रिफॉर्म की बात है। सामान्य परिस्थितियों, नॉर्मल टाइम्स के डिस्कशन है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट चाहता है, एफर्ट चाहता है सरकार की तरफ से, संबल विश्वास चाहती है जनता, जिसकी बेहद कमी देखने को मिली। जनता को नाउम्मीदी हुई है 4 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो एक सेमिनार के रूप में, एक मोनोलॉग के रूप में जनता के बीच में गई है। अर्चना जी, यहाँ बेहद ज़रूरी बहुत सारी आपने बातें कही, दर्शकों तक भी पहुँचाई। लोगों के जो सवाल हैं वो भी सोशल मीडिया पे लगातार इस वक्त हमारे साथ में, उनकी भी टिप्पणियाँ जो हैं वो भी ज़रूर जुड़ रही हैं। तो इनमें एक और मैं सवाल, जनता का जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगा कि रोज़गार को लेकर और जो तमाम जो प्रवासी मजदूर और मजदूर हैं उनकी स्थितियों को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें उन लोगों के हैं और 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की बात हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त उन लोगों की बात होनी चाहिए जो कामगार हैं, जिन्हें इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है, जो लॉकडाउन के चलते घर बैठ चुके हैं, परिवार के साधन के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो उनको लेकर क्या उम्मीद अभी बनी रहेगी या फिर ऐसे ही इंतज़ार करना होगा?
क्या नजर आता है? देखिए, जहां तक 4 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देख रहे हैं, हालांकि आंकड़ों से तो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कि पैकेज कितना है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, तो उसके साथ ही जाते जाते कहा कि आरबीआई का लिक्विडेशन के लिए जो प्रयास है वो भी इसमें शामिल होगा, और इससे पहले जो पीएम का एक फंड था वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तभी समझ आ गया था कि 8 लाख करोड़ के करीब तो पहले से इसमें इंक्लूड हो गया। अब ये जो श्रमिक वर्ग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस समय, और जो सड़कों पर सैलाब के रूप में निकल पड़ा है, उसके लिए अब तक कोई व्यवस्था इसमें नहीं हुई। 90% कवरेज मेरे ख्याल से हो चुका। अब 10% में क्या सुविधा मिलने वाली है, ये तो कल का और इंतजार कर लेते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम तो रूठ ही गया, राज भी रूठा दिखाई दे रहा है गरीब के लिए। ये 10 करोड़ लोग हैं, इनके लिए आवश्यक है कि इनकी जेब में पैसा शुक्रिया डाला जाए। अर्चना जी, आपने अपनी बात यहाँ रखी, प्रतिक्रिया रखी। पत्रिका से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।